चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर है न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। तो हमारे सामने एमसीक्यू वगैरह है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है रादर देन न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे आपके पास दिए हुए हैं बेटा। पहला एमसीक्यू है हमारे पास, फॉर ए स्फेरिकल सिमेट्री क्वाड्रुपल मूवमेंट क्या हो सकती है। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखी है, नेगेटिव, पॉजिटिव, बोथ हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। तो पहले समझते हैं कि क्वाड्रुपल मूवमेंट होती क्या है बेटा। क्वाड्रुपल मूवमेंट होती है कि हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के अंदर कैसे बिहेव कर रही है, वेदर इट इज स्फेरिकल और नॉट। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट इज ए पैरामीटर विच डिस्क्राइब द इफेक्टिव शेप ऑफ द एलिप्सॉइड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बिहेव कर रही है उसके बारे में ये क्वेश्चन होता है क्वाड्रुपल मूवमेंट का। तो इट मे बी जीरो, इट मे बी नॉन जीरो। तो कौन सी सिचुएशन में जीरो होगी और कौन सी सिचुएशन में नॉन जीरो होगी वो हम देखेंगे। A non-zero quadrupole movement indicates that the charge distribution is not spherically symmetric. By convention, the value of Q is taken to be positive if the ellipsoid is prolate and negative if it is oblate. तो अब हमें देखना पड़ेगा prolate and oblate क्या होता है, spherical क्या है। तो आपके सामने तीन तरह की शेप्स दे दी हुई है बेटा। स्फेरिकल सिमेट्री कौन सी होती है, जिसमें जो आपके पास ऑल डायरेक्शन सेम होती है, मतलब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड को कॉरेस्पॉन्ड करता है, तो दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल सिमेट्रिक शेप। तो उसके अगर आपकी स्फेरिसिटी से डेविएशन होती है, न्यूक्लियस स्फेरिसिटी स्फेरिकल शेप के वो डेविएट करता है, मतलब वो डिफॉर्म हो जाता है, तो उस केस में हम उसको डिफॉर्म्ड न्यूक्लियस का नाम भी दे देते हैं। तो नॉर्मल डिफॉर्म्ड या सुपर डिफॉर्म्ड ऐसे कुछ नाम भी होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो डेफॉर्मेशन है वो कौन कौन सी हो सकती है। जहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि एक तो शेप हो सकती है प्रोलेट हो सकती है या फिर ऑबलेट हो सकती है। तो एमसीक्यू ऐसे आपको ऐसे भी आ सकता है, प्रोलेट शेप के लिए क्वाड्रुपल मूवमेंट ग्रेटर देन जीरो होगी या लेस देन जीरो होगी। तो यहाँ पे आपके पास शेप के प्रोलेट शेप के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है कि प्रोलेट शेप जो वो होती है जिसमें स्फेरिकल सिमेट्री जो है, जो जेड एक्सिस को अगर कॉरस्पॉन्ड करती है तो उसके अराउंड ही डिफॉर्मेशन होती है। तो इसको मैं अदर वे अराउंड बना के भी दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए आपकी जेड एक्सिस इस तरफ को कॉरस्पॉन्ड करती है तो जो शेप डिफॉर्मेशन होगी दैट विल बी राउंड लाइक दिस, मतलब अलोंग दी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी डिफॉर्मेशन लाई करती है। सो इसको हम प्रोलेट शेप बोलते हैं एंड उसके लिए हमारे पास जो क्वाड्रुपल मूवमेंट होती है दैट टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव। स्फेरिकल सिमेट्री बॉडी के लिए हमारे पास क्वाड्रुपल मूवमेंट हमेशा ही जीरो होती है। एंड आपके पास अगर ऑब्लेट शेप आ जाती है, ऑब्लेट शेप क्या होती है कि अगर आपके पास स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडी नहीं है, डिफॉर्म्ड बॉडी है, तो अगर जेड एक्सिस आपकी ऐसी लाई कर रही है तो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली आपकी जो डिफॉर्मेशन लाई करेगी, मतलब जो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल बना रखा है सिमेट्री एक्सिस एंड डिफॉर्मेशन एक्सिस में। तो दोनों ही एक्सिस अलग अलग होंगी। प्रोलेट शेप में ये वाली दोनों एक्सिस कॉमन होती है, डिफॉर्मेशन एक्सिस एंड सिमेट्री एक्सिस। लेकिन ऑब्लेट शेप में डिफॉर्मेशन एंड सिमेट्री एक्सिस दोनों 90 डिग्री के ऊपर होती है। तो ये चीज आप माइंड में बिठा लीजिए कि आपके पास क्वाड्रुपल मूवमेंट विल टर्न आउट टू बी नेगेटिव इफ इट इज ऑब्लेट एंड इट विल टर्न आउट टू बी प्रोलेट पॉजिटिव इफ इट इज प्रोलेट शेप। तो ये चीज आपके लिए वैलिड होती है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी यहीं से निकल आता है कि स्फेरिकल सिमेट्रिक बॉडी के लिए ऑब्लेट शेप जो क्वाड्रुपल मूवमेंट है दैट टर्न्स आउट टू बी जीरो। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा बेटा, डी आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसका अब तीसरी तरह का एमसीक्यू क्या आ सकता है कि क्वाड्रुपल मूवमेंट का जो फॉर्मुलेशन है उसके रिगार्डिंग आपको एमसीक्यू बन जाता है। तो क्वाड्रुपल मूवमेंट अगर आप निकालने जाओगे किसी न्यूक्लियर स्पिन के कॉरस्पॉन्डिंग, तो दैट विल बी इक्वल टू 3k² माइनस आई इंटू आई प्लस वन डिवाइडेड बाई आई प्लस वन इंटू 2i+3 इंटू क्यू नॉट। तो यहाँ पे दो चीज जो तीन पैरामीटर है, एक तो आपका स्पिन आई दे रखा है, दूसरा पैरामीटर यहाँ पे दे रखा है बेटा कैपिटल के, तीसरा पैरामीटर दे रखा है क्यू नॉट। बाकी तो सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है। तो पहला पैरामीटर जो कैपिटल के यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑन टू द स्पिन सिमेट्री एक्सिस। मतलब अगर आपके पास ये वाला एंगुलर मोमेंटम जो है वो इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द सिमेट्री एक्सिस दैट इज जेड एक्सिस, देन इट विल हैव टू बी प्रोजेक्टेड ऑन टू दैट, जिसको हम कैपिटल के साथ लिखते हैं, जिसको हम प्रोजेक्शन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। स्पिन प्रोजेक्शन का नाम भी इसको दिया जाता है। तो दैट इज द स्पिन प्रोजेक्शन ऑन टू द सिमेट्री एक्सिस, इसको कैपिटल के साथ लिखा जाता है।
फिर आपके पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैपिटल आई के साथ लिखा गया है। अनदर पैरामीटर जो है यहाँ पे क्यू नॉट, दैट इज इंट्रिंसिक क्वाड्रुपल मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट न्यूक्लियस, जिसको क्यू नॉट के साथ लिखा जाता है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई न्यूमेरिकल आता है तो क्यू नॉट की वैल्यू ऑलरेडी दी जाती है और कैपिटल के की वैल्यू भी आपको बताई जाएगी। ठीक है जी, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, इन दी शेल मॉडल इट इज अज्यूम्ड दैट द कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस मूव इंडिपेंडेंटली कलेक्टिवली ऑपोजिट टू ईच अदर और नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास चार ऑप्शन है कि शेल मॉडल कैसे हम कंस्टिट्यूट करते हैं, मतलब शेल मॉडल का बेसिस क्या है। तो शेल मॉडल जो है बेटा वो इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स को डील करता है, मतलब जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर मूव करते हैं, मतलब पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ कोई लेना देना नहीं है। दे विल बी मूविंग इन एन एवरेज फील्ड। एवरेज फील्ड कौन सी होती है, उसको हम मीन फील्ड का नाम भी देते हैं बेटा। ठीक है, मीन फील्ड क्या होती है उसके बारे में डिटेल आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हो। आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा कि एवरेज फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अदर न्यूक्लियॉन्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है जी, तो पार्टिकल मीन फील्ड के अंदर ही मूव करेगा, तो ऑल द न्यूक्लियॉन्स विल बी एक्सपीरियंसिंग मीन फील्ड हियर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाती है बेटा, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाती है। अगर लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता है यहाँ पे तो कलेक्टिव लिखा लिखा जाता। तो शैलो मॉडल के जो डेरिवेटिव है वो भी कलेक्टिव मोशन को कॉरस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन वो अब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, दैट बिकॉज दैट विल टर्न आउट टू बी एडवांस टॉपिक विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक और दिस सिलेबस और द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, दैट इज 150। यहाँ पे लिखा हुआ है, लेक्चरर कैडर के क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी टर्म दे रखी है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रखा है कि पेयरिंग एनर्जी टर्म कहाँ पे आएगी, जहाँ पे आपके पास बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट आएगा। तो ये सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला का क्वेश्चन है, तो सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला जो है इसको रिमेंबर रखना है आपने। इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चनिंग होती है बेटा बाइंडिंग एनर्जी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पेयरिंग एनर्जी टर्म पेयरिंग इन द सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला फॉर द लिक्विड ड्रॉप मॉडल डिपेंड्स ओनली ऑन मास नंबर, एटॉमिक मास। सेकंड ऑप्शन इज मास नंबर, थर्ड ऑप्शन इज हमारे पास दे रखी है एटॉमिक नंबर, फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास सीधी सी बात करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व की बात करेंगे और सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला की बात करेंगे। तो हमारे पास जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात आएगी तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास पांच टर्म्स आती हैं। पहली टर्म होती है वॉल्यूम टर्म, जो मास नंबर ए के ऊपर डिपेंड करती है। जो सरफेस टर्म है दैट इज, ये सरफेस टर्म आ जाती है बेटा ए रेज़ टू पावर 2/3 के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट टर्म इज कूलम्ब टर्म, कोलम्बिक टर्म आ जाती है, दैट इज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर एज वेल एज मास नंबर। जो फोर्थ ऑप्शन आती है, जो हमारे पास फोर्थ टर्म होती है दैट इज सिमेट्रिक टर्म। ठीक है, सिमेट्री को कॉरस्पॉन्ड करती है एंड इसकी जो पैरामीटराइजेशन आपको दे रखी है फॉर्मुलेशन। और जो फिफ्थ टर्म होती है दैट इज द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। जो प्रेजेंट क्वेश्चन है हमारा पेयरिंग टर्म के बारे में है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कंसेप्ट आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे आपको आप देख रहे हो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर पेयरिंग टर्म की बात करोगे तो ए रेस्ट पावर -3/4 का जो मास नंबर का रिलेशन है वो यहाँ पे चल रहा है, बाकी पैरामीटर यहाँ पे कोई नहीं लाई करता। मतलब जो हमारे पास बी पैरामीटर, बी ऑप्शन है हमारे पास, इट डिपेंड्स ओनली ऑन दी मास नंबर, वो हमारी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाती है कि बाइंडिंग पेयरिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इट विल डिपेंड ओनली ऑन दी मास नंबर। अगर आपके पास इसकी कोई पावर दे रखी होती तो वो उसको भी हम डिस्कस करते। कई बार इस ऐसे ऑप्शन आ जाती है कि कौन सी पावर के ऊपर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन ए रेज़ टू पावर -3/4। तो ऐसे भी आपके पास एमसीक्यू वगैरह आ जाते हैं। कई बार सरफेस टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग पूछ लिया जाता है कि सरफेस टर्म की डिपेंडेंसी बताइए कितनी पावर होती है, तो दैट इज ए रेज़ पावर 2/3 जैसे यहाँ पे दे रखी है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है बेटा, दैट इज अगेन कॉरस्पॉन्डिंग टू द शेल मॉडल। तो शेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस इज बेस्ड अपॉन, दैट इज अगेन रिगार्डिंग द बेसिस ऑफ शेल मॉडल। तो शेल मॉडल के बेसिस के ऊपर बात की गई है यहाँ पे, कि उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है। तो शेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस इज बेस्ड अपॉन द बोहर कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, इलिप्सॉइडल सिमेट्रिक पोटेंशियल, स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल और नॉन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन आंसर आता है बेटा सी, दैट इज स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, वो पोटेंशियल दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, मतलब ये आर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो हमारे पास इसको हम स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल का नाम दे देते हैं। तो कौन कौन सी ऑप्शन होती है हमारे पास,
स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल के अंदर दैट विल बी हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल हो सकता है, दैट इज अगेन 1/2 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। इट ओनली कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेडियल डिस्टेंस रादर देन एनी थीटा। तो नेक्स्ट इज वुड सेक्शन पोटेंशियल। इसके रिगार्डिंग एक और एमसीक्यू बन जाता है, इट इज द रियलिस्टिक पोटेंशियल होता है इसको, दैट इज रियलिस्टिक पोटेंशियल। ठीक है जी, तो जो एक्चुअल सिचुएशन है हमारे न्यूक्लियस की उसको जो क्लोजेस्ट अप्रोच है वो दैट इज वुड सेक्शन पोटेंशियल होता है, जो आज तक हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जो भी थ्योरेटिकल मॉडलिंग वगैरह होती है वो वुड सेक्शन पोटेंशियल के साथ ही होती है। ठीक है जी। तो वुड सेक्शन पोटेंशियल इज अगेन सेंट्रल पोटेंशियल। नेक्स्ट वन इज स्केयर वेल पोटेंशियल। स्केयर वेल पोटेंशियल भी हमारे पास माइनस वी नॉट से लेकर इन्फिनिटी तक की कॉरस्पॉन्डिंग होता है डिपेंडिंग ऑन द रेडियल डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने ग्राफिकली भी दिखा रखा है, ये आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है जिस जो आपके पास इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू रेडियल डिस्टेंस। अगर आर इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया तो पोटेंशियल भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है, ये यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है। दूसरा पोटेंशियल जैसे स्केयर वेल पोटेंशियल होता है तो वो हमारी ओवर सिंप्लीफिकेशन होती है किसी भी पोटेंशियल के लिए, दैट इज नॉट अगेन ए रियलिस्टिक पोटेंशियल बट इट इज ए सेंट्रल पोटेंशियल। जो एक्चुअल में पोटेंशियल होता है, जो रियलिस्टिक फाइनाइट पोटेंशियल होता है दैट इज वुड सेक्शन पोटेंशियल जो न्यूक्लियर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है विच इज वुड सेक्शन 1। तो ये हमारा रियलिस्टिक हो जाता है। ऐसे भी न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं या एमसीक्यू कंसेप्चुअल कुछ बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सी बचेगी, दैट विल बी स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। तो शेल मॉडल जो है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड है। लेकिन अगर इसके एडवांस वर्जन्स की बात की जाए जो कलेक्टिव मॉडल्स होते हैं वो काफ़ी सारे डिफॉर्म्ड सिमेट्रिक डिफॉर्म्ड पोटेंशियल की भी बात करते हैं, लेकिन वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक है, हमारे पास उसके रिगार्डिंग डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल लेके आते रहेंगे बेटा। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।